हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसा देश जहाँ पे ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटी पैसे और सत्ता के पीछे गुलाम बने हुए हैं। उनमें से बहुत ही कुछ ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं बल्कि बगावत करना चाहते हैं। दोस्तों, जुबिन गार्ग उन्हीं सेलिब्रिटीज में से एक है। असम में 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि अपने पूरे पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया है। जुबिन गार्ग का नाम हर गली, हर त्योहार में, हर दिल की धड़कन में बसा हुआ। जब जुबिन गार्ग की मौत की खबर आया तब पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिस तक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए। और जब जुबिन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे। ऑफिस बंद हो गए, सरकार को 3 दिन का मॉर्निंग अनाउंसमेंट करना पड़ा और 23 सितंबर को इनकी अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर आप आसाम से नहीं हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि क्यों, आखिर एक सिंगर के लिए पूरा राज्य क्यों ठहर गया? तो इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबिन गार्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं था। बात है अर्ली 90s की। जुबिन गार्ग ने अपने म्यूजिक की दुनिया में तब कदम रखा जब आसाम में एक अलग देश की मांग करने का संकट पीठ पर था। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट में उल्फा, आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक नई देश की मांग के लिए हथियार उठा रही थी। आर्मियों का उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन बजरंग अभी खत्म नहीं हुआ था कि इसके पीछे आसाम की युवा में एक गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी बीच 1992 में जुबिन गार्ग की पहली एल्बम अनामिका लॉन्च होती है। ये लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जगाती है। असम में चल रहे वायलेंस में ये एक ताजी हवा का काम करती है। इनके गानों ने इनके जनरेशन को प्यार का मतलब सिखाया। अनामिका असम की पहली रॉक एल्बम थी। यह एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुआ और जुबिन गार्ग रातों रात स्टार बन गए। पहले कुछ सालों में जुबिन एक के बाद एक हिट देते गए और अपने लोगों की इमेजिनेशन में पूरी तरीके से छा गए। ज़्यादातर युवाओं में यही लोकप्रियता देखी गई। असम के वादियों में, नदियों में और चाय के बागानों में जुबिन की गाने गूंजने लगी। इसके बावजूद अपने कल्चर, अपने ज़मीन से प्यार करने की वजह थी। कहा जाता है कि 1990s में असम को जुबिन की ज़रूरत थी। एक ऐसा सिंगर चाहिए था जो उनकी कॉन्ट्रडिक्शन, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी कल्चरल प्राइड को गाने के जरिए बयां कर सके, और जुबिन ने एग्जैक्टली वही किया। उनके गाने में कभी पॉलिटिकल डिफाइंस होता तो कभी कल्चरल प्राइड। जुबिन के गाने आसाम की हर जमीन, नदियाँ और कल्चर में गूंजने लगी। अपने वोकेबुलरी से जुबिन ने ऐसे वक्त पर आसामीज गाना और बोलना सिखाया जब एस्पिरेशन लोग इंग्लिश बोलना डोमिनेट कर रही थी। उनके गाने ने एक ऐसी जनरेशन को पॉलिटिकल और कल्चरल डिफिडेंस दिया जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन डिप्रेशन से सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबिन हर असमीज के लिए एक आइकन बन गए थे। जुबिन के गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबिन की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती थी। सीबीएस जुबिन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई भी पहुंचे और जब 2006 में गैंगस्टर मूवी आया तब या अली गाने ने इस मूवी को पूरे देश में फेमस कर दिया। असम के बाहर ज़्यादातर लोग जुबिन को इसी गाने से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जुबिन ने क्रिश में दिल तो ही पता जैसे कई हिट गाने दिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच जुबिन मुंबई को छोड़ देते हैं और गुवाहाटी वापस लौट जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। वो असम में एक राजा की तरह है और एक राजा को अपने किंगडम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 से ज़्यादा भाषाओं में 38,000 से भी ज़्यादा सॉन्ग रिकॉर्ड किए। आसामीज और हिंदी के बावजूद तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, बंगाली और लगभग नॉर्थ ईस्ट का सभी भाषाएं शामिल थे। जुबिन 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता था, लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि इतने टैलेंट के बावजूद जुबिन को बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने कहा है कि जुबिन की 38,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड सॉन्ग्स की मेजोरिटी प्रोडक्शन हाउसेस और म्यूजिक कंपनीज के पास है। जुबिन को सिर्फ 1 टाइम फीस मिलता था इतने काम के बावजूद। यहाँ तक कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि आर्टिस्ट तो पहले भी काफ़ी आए हैं और आज भी ऐसे बहुत सिंगर मौजूद है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो जुबिन गार्ग में आखिर क्या खास है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि जुबिन की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके गानों से नहीं है। जुबिन लोगों के साथ, लोगों के लिए जीते थे। वह सड़क में मजदूर के साथ बैठ जाते थे और उनके साथ खाना खाने लगते। वह कभी सब्जी वाले को और कभी रिक्शा वाले की मदद करने लगते। उन्होंने अपने जीवन में हज़ारों परिवारों की मदद की। उनके स्टूडियो के बाहर कई लोग मदद मांगने के लिए आते हैं और कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। शादी, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसने जो हेल्प मांगी जुबिन ने उनकी हेल्प की। इसी तरह जब असम में बाढ़ आती है तो जुबिन गार्ग खुद पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए।
कोविड-19 के दौरान हॉस्पिटल बेड की कमी होने लगी थी, तो जुबिन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिला मकान कोविड सेंटर बनाने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट के अनुसार जुबिन ने 15 अंडर प्रिविलेजेस बच्चों को एडॉप्ट करके रखा था। उनमें से एक थी काजली। एक दिन जुबिन काम से लौट रहे थे, तब जुबिन ने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी और वहाँ उसे लगातार एब्यूज़ किया जा रहा था। जुबिन से यह देखा नहीं गया और न केवल उसको रेस्क्यू किया, बल्कि अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़े और जीते भी। इन्हीं सब कारणों से जुबिन लोगों के बीच में एक रियल लाइफ हीरो बन गए। लेकिन जुबिन सिर्फ एक फिल्मी हीरो नहीं थे, वो एक बागी थे, एक रेबल, जो पावर में रहने वाले को सवाल करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस। ये एक आज़ाद पंछी की तरह हमेशा वही बोलते जो इनके मन में होता था। किसी से नहीं डरते थे, किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन से विरोध करने से पीछे नहीं हटते थे और उनको सीधा चैलेंज कर देते थे। আমি সোশ্যাল লেফটিস্ট, মই বিজেপিও নহয়, কংগ্ৰেছো নহয়, এজিপিও নহয়, আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিল যে কি নাম, কিবা ফটো পাৰ্টি এটা যে কি নাম, এজেপি নাম। उन्होंने पब्लिकली कहा कि आसाम के सारे लीडर्स और मिनिस्टर्स करप्ट है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के। खुद को नास्तिक बताने वाले जुबिन ने कहा कि उनकी ना कोई जाति है, धर्म या भगवान। कहा जाता है कि जब वे 12th क्लास में थे तो उन्होंने अपना जनेऊ उतार कर मच्छरदानी में एक धागे की तरह इस्तेमाल किया था। मई 2008 में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने जब माँ कामाख्या में भैंस की बलि दी तो जुबिन ने इसका विरोध किया। कोई भी देवी देवता किसी भी जानवर की बलि नहीं मांगता है। उन्होंने गोविंदा से कहा कि अगर उन्हें माँ कामाख्या को खुश करना है तो उन्हें खुद की बलि देनी चाहिए। जुबिन एनवायरनमेंट को लेकर भी काफ़ी एक्टिव थे। साल 2024 में बीजेपी सरकार ने जब एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पेड़ काटने की कोशिश की, तब जुबिन आम लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटना अनएक्सेप्टेबल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को कहा कि अगर सरकार पेड़ काटे तो वो रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को पेड़ काटने का प्लान रोकना पड़ा। अब ऐसा नहीं कि जुबिन इकलौते थे, जुबिन जैसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनमें हिम्मत है आवाज़ उठाने, जैसे कि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन के समय हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े। इसी तरीके से नासिरुद्दीन शाह, प्रकाश राज जैसे लीजेंड मौजूद हैं जो अपने स्टेट पॉलिसीज गवर्नेंस के लिए लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आसाम की राजधानी लोएस्ट पॉइंट पर थी, लेकिन फिर भी जुबिन की मौत ने सभी लोगों को एक कर दिया। हर जाति, धर्म, क्लास के लोग जुबिन की विदाई में साथ आए, क्योंकि जुबिन सबके थे, एक सच्चे जन कलाकार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।